प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरुआत करते हैं शब्द विचार की। शब्द विचार और इससे पहले हमने वर्ण के बारे में पढ़ा, और वर्णों की अगर हम बात करें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं होते हैं, वो वर्ण कहलाता है। और वर्णों का एक सुनियोजित जुड़ाव जब होता है तो उससे एक शब्द बनता है, और वो शब्द जो है सार्थक और निरर्थक दो रूप में बनता है। और वास्तविकता में हम शब्द उसी को कहेंगे जो सार्थक होगा, यानी जिसका कोई न कोई अर्थ निकलेगा, वो शब्द ही शब्द की श्रेणी के अंदर हम शामिल करेंगे। जैसे देखिए, हम वर्णों को मेल करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ कै वर्ण, मै वर्ण और लय वर्ण। अब ये तीनों कै, मैं और लय, ये तीनों जो है वो अलग अलग वर्ण हैं, और इन तीनों वर्णों को जब हम मिलाते हैं, जोड़ते हैं, तो ये हमारे सामने जुड़कर बनता है कमल। तो ये कमल जो है जिसमें तीन वर्ण एक साथ मिले हैं, और ये कमल क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। ये क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है। कमल जो है वो शब्द हो गया है। कै, मैं और लय, कमल, ये शब्द बन गया हमारे सामने। तो जब वर्ण एक सार्थक रूप में मिलते हैं तो वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ये तो होगी परिभाषा से संबंधित बात कि शब्द है क्या। तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। अब शब्द विचार जो है उसको, यानी शब्द जो है वो उस किस प्रकार से बना है, शब्द हिंदी में जो है वो शब्द कैसे कैसे किस प्रकार से बनता है शब्द, उसके अलग अलग जो है वो भेद किस प्रकार से हम समझेंगे। तो उसमें पहला जो आता है वो है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द। पहला क्या है? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द। व्युत्पत्ति का मतलब होता है बनावट, यानी शब्द बने कैसे हैं। अगर बनने की दृष्टि से हम देखें कि शब्द किस प्रकार से बने हैं, तो बनने के आधार पर, यानी बनावट के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर अगर देखा जाए तो व्युत्पत्ति के आधार पर फिर इनके पुनः उपभेद बना दिए गए हैं कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हो गए? तीन प्रकार के शब्द हो गए। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द तीन प्रकार के कौन कौन से हैं? तो उसमें पहला है रूढ़ शब्द। पहला क्या है? रूढ़ शब्द। दूसरा क्या है? यौगिक। और तीसरा है योग रूढ़। यानी तीन प्रकार के होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द, तीन प्रकार के, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। ये तो गया व्युत्पत्ति के आधार पर। अगला जो दो नंबर जो इसका प्रकार है वो है प्रयोग के आधार पर। यानी पहले व्युत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार के हो गए, अब प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर इनके पुनः उपभेद कर दिए गए हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार का होता है। कौन सा? एक तो होते हैं विकारी शब्द और दूसरे होते हैं अविकारी शब्द। क्या? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी और अविकारी, इनके बारे में हमने पूर्व की कक्षा के अंदर विस्तारित रूप से पढ़ा था। जब हमने पद परिचय का जो टॉपिक किया था उसके अंदर हमने विकारी और अविकारी के बारे में पढ़ा था। तो प्रयोग के आधार पर शब्द जो है वो कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। यानी प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के हो गए। पहला विकारी, दूसरा अविकारी। फिर उसके बाद विकारी जो है वो कौन कौन से शब्द जो है वो विकारी की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे? तो उसमें पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये जो है वो विकारी की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। यानी ये शब्द जो है वो विकारी हैं।
फिर उसके बाद में अविकारी की अगर हम बात करते हैं तो अविकारी कौन कौन से हो जाते हैं? अविकारी भी 4 हैं। कौन कौन से? पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। यानी क्रिया विशेषण अविकारी शब्द कौन से होंगे? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये जो हैं वो अविकारी होंगे। यानी प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के हो गए, विकारी और अविकारी। अब बात करते हैं हम उत्पत्ति के आधार पर कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द जो है वो तीसरा आ जाता है इसका भाग उत्पत्ति के आधार पर कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के बताए हैं। कुछ जो है वो 5 प्रकार भी मानते हैं, 5वां जो है वो संकर प्रकार माना जाता है, जिसमें इनमें से कोई भी जो है वो 2 साथ में मिलकर के एक शब्द को बनाते हैं तो वो संकर के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन फिलहाल हम 4 के बारे में ही अध्ययन करेंगे कि पहला है इसमें तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशी। विदेशज या विदेशी भी कहा जाता है इसको। तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये जो है वो 4 उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार माने गए हैं कि शब्द जो है उसके उत्पत्ति के आधार पर ये 4 प्रकार माने गए हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं चौथा जो आता है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर जो है इसके भेद कौन कौन से माने गए हैं। तो हम देखते हैं कि अर्थ के आधार पर इसके प्रमुख भेद जो है वो माने गए हैं। पहला है प्रायवाची, दूसरा है विप्रार्थक, तीसरा है समरूप या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, चौथा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और 5वां है अनेकार्थी शब्द और छठा है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। ये 6 जो है वो इसके भेद माने गए हैं। यानी पहला प्रायवाची, दूसरा विप्रार्थक, तीसरा समरूप या श्रुति सम भिन्नार्थक, चौथा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 5वां अनेकार्थी शब्द और छठा आता है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। यानी ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये पूरा जो ढांचा है या ये पूरी जो सारणी है, इसके माध्यम से हम मोटे तौर पर ये देख सकते हैं कि शब्द विचार जो है वो यानी शब्द के प्रकार जो है वो किस रूप में मानेंगे। तो मोटी मोटी बात के तौर पर हम देखें तो शब्द के प्रकार जो है वो 4 हो गए, व्युत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। और फिर इनके उपभेद जो है कि व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, अर्थ के आधार पर प्रायवाची, विपरीतार्थक, समरूप, श्रुति सम भिन्नार्थक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। ये जो है वो शब्द के प्रकार हैं। अब शब्द के प्रकार के बाद में अगर हम बात करते हैं इनके विस्तारित रूप से इनको समझने के लिए, तो हम सबसे पहले लेते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। यानी सबसे पहला पार्ट हम लेके चलते हैं व्युत्पत्ति यानी बनावट के आधार पर शब्द जो है उसको समझेंगे। तो व्युत्पत्ति यानी बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के बताए हमने। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक, तीसरा है योगरूढ़। यानी 3 प्रकार हो गए। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद माने गए हैं, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। अब इनको समझते हैं हम कि रूढ़ क्या होता है और यौगिक क्या होता है और योगरूढ़ क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूढ़ शब्दों की कि रूढ़ शब्द क्या हैं। तो देखो मोटे तौर पर अगर हम देखें तो रूढ़ शब्द जो है वो शब्द कहलाएंगे जो एक एकल शब्द हो या जो शब्द बना है उसका सबसे पहला रूप जो है वो क्या कहलाएगा, रूढ़। अब देखो रूढ़ का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो रूढ़ का मतलब होता है पुराना, यानी सबसे जो पुराना शब्द है वो क्या कहलाएगा, रूढ़। अब पुराने का मतलब ये नहीं है कि भी कोई शब्द हमने ले लिया और वो के सब ये तो बहुत पुराना शब्द है, नहीं, पुराने से मतलब वहाँ ये नहीं है। अब इसको समझने के तौर पर अगर हम देखें, इसकी पहचान सीधे तौर पर अगर करना चाहें तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, एक तरीका बताता हूँ जिससे आप रूढ़ शब्द की पहचान तुरंत कर लेंगे। कैसे? कोई भी शब्द लिखिए आप, आपके जो भी
मन मस्तिष्क में, जो दिमाग में जो भी प्रश्न आ रहा हो, जो भी शब्द आ रहा हो, उस शब्द को लिखिए आप। जैसे मैंने लिख दिया कमल, जैसे अपन ने अभी कमल लिखा था, मैंने लिख दिया कमल शब्द लिख दिया। अब मैं ये कहूँ कि कमल शब्द की हम जांच करते हैं कि ये रूढ़ शब्द है या नहीं है, कि ये रूढ़ है या नहीं है। तो इसकी जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके टुकड़े कर दो आप। कमल शब्द के क्या कर देंगे, टुकड़े करेंगे, और टुकड़े करेंगे तो ये शब्द कै मैं ल अलग अलग, कै अलग हो गया, मैं अलग हो गया, ल अलग हो गया। अब इसके टुकड़े करने के बाद क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है, क्या ये शब्दों में बट रहा है? यानी शर्त ये होती है कि शब्दों में बटना चाहिए, जो भी बचे शब्द वो दोनों शब्द होने चाहिए, सार्थक होना चाहिए। अब कमल के टुकड़े करते हैं तो कै मैं, कम, कम का मतलब थोड़ा, तो ये तो शब्द बन गया, लेकिन लय का अर्थ कोई निकल रहा है, कुछ नहीं निकल रहा। तो इसका मतलब ये कमल शब्द जो है उसके टुकड़े और नहीं हो सकते हैं। यानी इसको जब बांटते हैं तो वो वर्णों में ही टूटेगा, शब्दों में नहीं टूट सकता। यानी वर्णों में टूटेगा, शब्दों में नहीं टूटेगा। तो जब ये वर्णों में ही टूटता है, शब्दों में नहीं टूटता है, तो इसका मतलब ये कौन सा शब्द है, रूढ़ शब्द है। जैसे मैं एक और बता देता हूँ आपको, मैंने लिखा राम, मैंने लिख दिया नाम राम। अब राम शब्द को अगर मैं शब्दों में तोड़ने की बात कहूँ तो क्या ये शब्दों में टूटता है? क्या ये शब्दों में टूट जाएगा? भाई रा अलग हो गया, माँ मैं अलग हो गया, तो रा वर्ण है, मैं भी वर्ण है, यानी वर्णों में तो टूट सकता है ये राम शब्द जो है वो वर्णों में तो टूट जाएगा, लेकिन राम शब्द जो है वो शब्दों में नहीं टूटेगा। और इसके विपरीत यदि मैं ये लिखूं सीताराम, किसी व्यक्ति का नाम है सीताराम और मैंने नाम लिख दिया सीताराम, तो ये शब्द तो एक है भाई। जब इसको काउंटिंग किया जाएगा, इसको गिना जाएगा शब्द में, तो ये शब्द तो क्या है, एक ही शब्द है ये। लेकिन मैं कहूँ कि इसको तोड़ो, आप शब्दों में तोड़ो, तो क्या ये शब्दों में टूट जाएगा? बिल्कुल टूट जाएगा। सीता राम, यानी सीता एक अलग शब्द हो गया, राम एक अलग शब्द हो गया, यानी दो शब्द बन गए, यानी शब्दों में ही टूट गया ये। तो शब्दों में टूट गया, इसका मतलब ये रूढ़ शब्द है या नहीं है? ये रूढ़ शब्द नहीं है, ये रूढ़ शब्द नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये शब्दों में टूट रहा है, और जहाँ शब्दों में टूट जाएगा वो रूढ़ नहीं होगा। और जो शब्दों में न टूट करके वर्णों में टूट जाए, यानी वर्णों में तो टूटना ही पड़ेगा, जब शब्द बना है तो वो वर्णों के मेल से तो बना ही है, तो वर्णों में तो टूट जाएगा, लेकिन शब्दों में नहीं टूटेगा। तो वर्णों में जो टूट जाए और जो शब्दों में नहीं टूटे वो क्या होगा? रूढ़ शब्द होगा। यानी जैसे कोई भी शब्द ले लीजिए आप, विद्यालय ले लिया, विद्यालय शब्द लिया, तो इसको अगर मैं तोड़ूं तो विद्या आल्य, तो विद्या और आल्य, तो इसका मतलब विद्या अलग हो गया, आल्य अलग हो गया, तो दोनों शब्दों में टूट गया ना। तो ये विद्यालय शब्द क्या है? रूढ़ है क्या? नहीं है। विद्यालय शब्द क्या है? रूढ़ नहीं है। और इसका अब मैं लिख दूं विद्या, और विद्या को शब्दों में तोड़ने की कोशिश करूं तो विद्या शब्द शब्दों में नहीं टूटेगा। ये विद्या शब्द जो है वो वर्णों में टूट सकता है। वी अलग हो जाएगा, द अलग हो जाएगा, या अलग हो जाएगा, तो ये वर्णों में तो जरूर टूट सकता है, शब्दों में नहीं टूटेगा। तो ये रूढ़ शब्द है या नहीं है? तो रूढ़ शब्द है। समझ में आई बात? मतलब जो शब्दों में नहीं टूटता हो, वर्णों में टूटता हो, तो वो तो क्या कहलाएगा? रूढ़ कहलाएगा। अब इसी से हम यौगिक को समझ लेंगे कि यौगिक शब्द कौन से होंगे। यानी रूढ़ तो क्या हो गया? शब्दों में नहीं टूटता हो, तो वो तो क्या हो गया? रूढ़ हो गया। अब बात करें हम 2 नंबर पे यौगिक की। यौगिक शब्दों की अगर हम बात करते हैं तो यौगिक शब्द, अब इसके तो नाम से ही हमें पता चल रहा है, योग प्लस इक, यौगिक। तो यौगिक यानी योग होगा इसमें, यानी योग मतलब जोड़ होगा, मतलब 2 शब्द मिलकर के एक शब्द बनाएंगे। क्या आएगा इसमें? 2 शब्द मिलकर के एक शब्द बनाएंगे, तो वो यौगिक के अंतर्गत आएगा। जैसे अभी अपन ने लिखा था सीताराम, घनश्याम, मदन मोहन, विद्यालय, जो भी है। अब देखिए सीताराम, तो सीताराम क्या है? सीता और राम 2 अलग अलग शब्दों से मिला है,
घन और श्याम, घनश्याम अलग अलग हो गया, मदन मोहन अलग अलग हो गया। यानी ये क्या है, दो शब्दों से मिलकर के बना, यानी इनको जब शब्दों में तोड़ा जाता है तो ये शब्दों में टूट जाते हैं, मतलब दो अलग अलग शब्दों से मिलकर के बने हैं ये। यानी इस दिखने में ये एक शब्द है, लेकिन है क्या वास्तव में, जब इनको तोड़ा जाता है तो ये दो शब्दों में टूट जाते हैं। और दो शब्दों में यदि टूट जाते हैं तो इसका मतलब ये क्या है, ये यौगिक शब्द है, ये रूढ़ शब्द नहीं है, ये क्या है, यौगिक शब्द हैं। और इसके बाद में तीसरी जो आती है वो तीसरा क्या है, योग रूढ़। तीसरा क्या है, योग रूढ़, मतलब जिसमें योग भी हो और जो रूढ़ हो, मतलब योग भी हो जिसके अंदर और रूढ़ हो, वो क्या कहलाएगा, योग रूढ़ के अंतर्गत आएगा। जैसे देखिए इसमें हम सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि बहुब्रीहि समास जो है उसके जो शब्द हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे, या हम कह सकते हैं कि भी जो दो शब्दों से मिलकर के बने हो और कोई तीसरा अर्थ निकलता हो उससे, यानी दो शब्दों से मिलकर के बने हैं लेकिन वो अन्य अर्थ भी दे रहे हो, दो शब्दों से मिलकर के बने हैं लेकिन अन्य अर्थ भी दे रहे हो, तो वो क्या कहलाएंगे, योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। जैसे मैं कहूँ गजानन, मैंने क्या कहा, गजानन, यानी गज और आनन, यानी गज और आनन दो शब्दों से मिलकर के बना है, गज आनन दो शब्दों से मिलकर के बना है, गज आनन। लेकिन गज माने हाथी, आनन माने मुख, यानी हाथी का मुख हो जिसका, वो क्या होता है, गजानन। और इस शब्द गजानन शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, ये हमें पता चल गया। तो यौगिक शब्द तो हो ही गया ही, यानी योग तो इसमें है ही, साथ में ये क्या कहलाएगा, यानी इस शब्द का अर्थ जो है, यानी गजानन शब्द जो है इसका अर्थ जब देखेंगे तो इससे गणेश जी, गजानन क्या होता है, गणेश, तो अन्य अर्थ भी निकल रहा है इसका। गजानन किसको कहेंगे, गणेश जी को, तो अन्य अर्थ निकलने के कारण ये किस में आएगा, योग रूढ़ के अंतर्गत आएगा। ऐसे ही मैं कह दूं दशानन, अब दशानन, दस और आनन, 10 मुख हैं जिसके, कौन है वो, रावण, तीसरा अर्थ निकल रहा है ना इससे, भाई दो शब्दों से मिलकर के बना है, 10 एक शब्द, पहला शब्द हो गया 10, दूसरा है आनंद, दो शब्दों से मिलकर के बना है और एक अन्य अर्थ दे रहा है, क्या, रावण। रावण जो सबसे बड़ा विद्वान था, सबसे बड़ा पंडित, सबसे बड़ा वैज्ञानिक था, लेकिन उसमें एक छोटी सी कमी थी कि उसमें घमंड था, और घमंड जो है वो व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है, उसके पतन का सबसे प्रमुख कारण होता है। इतना ताकतवर, इतना विद्वान, एक महान वैज्ञानिक रावण था, विद्वान था, महान नीति शास्त्र का ज्ञाता था, परंतु उसमें घमंड था, इस वजह से उसका अंत हुआ। तो दशानंद रावण जो है, रावण इसका अलग अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ये किसके अंदर आएगा, योग रूढ़ के अंतर्गत आएगा। तो ये है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, यानी शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर, यानी बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और योग रूढ़, रूढ़ जो वर्णों में ही टूटते हों, शब्दों में नहीं टूटते हों, अकेले हों, वो रूढ़। यौगिक जो 2 शब्दों से मिलकर के बने हों, और योग रूढ़ जो 2 शब्दों से मिलकर के तो बने हों लेकिन कोई अन्य अर्थ जो है वो दे रहे हों, तो वो क्या आएंगे, यौगिक के, योग रूढ़ के अंतर्गत आएंगे। अब बात करते हैं हम प्रयोग के आधार पर शब्दों के बारे में। प्रयोग के आधार पर शब्द, प्रयोग के आधार पर शब्द जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्द जो है वो विकारी और अविकारी। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के हो गए, विकारी और अविकारी। तो विकारी और अविकारी के बारे में अगर हम समझें तो पहला है विकारी। तो विकारी की अगर हम बात करें तो विकारी वे शब्द होते हैं जिनमें विकार उत्पन्न होता हो, जिनमें विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाते हैं, विकारी कहलाते हैं। यानी जिसमें लिंग वचन
कारक काल के अनुसार जो है जो बदल जाते हैं, लिंग वचन के कारण जो बदल जाते हैं वो तो क्या कहलाएंगे, विकारी। और लिंग वचन का जिनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो बदलते नहीं हैं, हमेशा हर स्थिति में एक जैसे बने रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अविकारी कहलाते हैं। उनको हम क्या कहेंगे, अविकारी कहेंगे। अविकारी को हम अव्यय भी कह सकते हैं। अविकारी को हम क्या कह सकते हैं, अव्यय भी कह सकते हैं, क्योंकि अव्यय जो होता है, अब देखो अव्यय, अव्यय यानी अव्यय, क्या अव्यय का मतलब क्या हुआ, अ प्लस व्यय। अ का मतलब नहीं, व्यय माने होता है खर्च। जो खर्च नहीं होता है वो क्या कहलाता है, अव्यय या अविकारी। मतलब हमेशा एक जैसी स्थिति के अंदर बना रहता है, वो क्या कहलाएगा, अविकारी कहलाएगा। और विकारी जिसमें बदलाव हो जाता है, लिंग वचन के कारण बदलाव यदि होता है तो वो क्या कहलाएगा, विकारी। और जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है वो क्या कहलाएंगे, अविकारी कहलाएंगे। तो विकारी कौन कौन से हैं, तो विकारी है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो है वो क्या हैं, विकारी हैं। और अविकारी कौन से हैं, अविकारी है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अब देखो इनके बारे में मैं सारांश में आपको बता देता हूँ, बाकी जब भी संबंधित ये टॉपिक विस्तारित रूप से हम इनको अलग से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को लेकर के हम संज्ञा को अलग पढ़ेंगे, सर्वनाम को अलग पढ़ेंगे, विशेषण को अलग पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण को अलग पढ़ेंगे। तो इनको हम विस्तारित रूप से अलग अलग एक विशेष टॉपिक के रूप में हम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम शब्द विचार के अंदर इनको छोटे रूप में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है संज्ञा। संज्ञा का मतलब, संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ऐसे ही सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे जो काम आते हैं वो सर्वनाम होते हैं। विशेषण जो है वो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। और क्रिया जो जहाँ किसी भी काम का होना या पाया जाना जो है वो क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। किसी भी धातु के आगे ना लगने पर वो क्रिया बन जाती है। अविकारी की अगर हम बात करें तो क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण जो है वो क्रिया विशेषण अव्यय। अब देखो क्रिया तो आ गई है विकारी के अंदर, और क्रिया विशेषण किस में आएंगे, अविकारी के अंदर के। यानी जहाँ किसी क्रिया की विशेषता बताई जाती है तो वो क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। और संबंध बोधक, जहाँ दो के मध्य संबंध दर्शाया जाए वो संबंध बोधक आएगा। समुच्चय बताया गया वहाँ समुच्चय बोधक आएगा। और विस्मयादि बोधक, जहाँ विस्मय प्रकट किया जाएगा वहाँ विस्मयादि बोधक आएगा। तो ये हम अलग अलग एक एक टॉपिक को लेकर के हम विस्तारित रूप से अगली कक्षा के अंदर, जब भी ये विशेष टॉपिक होंगे तब हम इनको पढ़ेंगे विस्तारित रूप से। तो आज की कक्षा जो है वो यहीं तक। कल की कक्षा के अंदर हम आपको तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशिज और पर्यायवाची, विपरार्थक, समूह, समरूप, श्रुति, सम, भिन्नार्थक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द और एकार्थक शब्द प्रतीत होने वाले शब्दों के बारे में विस्तारित रूप से कल की कक्षा के अंदर पढ़ाएंगे। यदि हमारी कक्षाएं आपको अच्छी लग रही हो, हमारा पढ़ाना आपको अगर अच्छा लग रहा हो, तो हमारे YouTube चैनल में जो वीडियो हैं उनको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।